बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ अकाउंटिंग की तरफ की। और आप जानते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड अक्रूवल बेसिस पर भी टैक्स हो सकता है और कैश बेसिस पर भी। जो भी आप चूज करें उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। ये तमाम बातें हमने आपसे डिस्कस की, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं कि कंपनी के लिए जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल बेसिस है। कंपनी कैश बेस अकाउंटिंग वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकती। उसके बाद क्या आप अकाउंटिंग मेथड चेंज कर सकते हैं? आप ऑप्ट कर सकते हैं एफबीआर को, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह आप टैक्स ईयर चेंज करने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, इस तरह आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप अक्रूवल बेस से कैश बेस पे स्विच कर सकते हैं, आप कैश बेस से अक्रूवल बेस पे स्विच कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं। A company may apply for change in the method of accounting and the commissioner may by order in writing approve such application, but only if satisfied that the change is necessary to clearly reflect the person's taxable income. तो ऑब्वियसली आपको रीजन देना पड़ेगा जनाब कि आप अपने अकाउंटिंग मेथड को क्यों चेंज करना चाहते हैं। और तो अगर आपकी सही टैक्सेबल इनकम ज़्यादा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकती है बाय यूजिंग अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, तो आप इसको रीजन बनाकर अप्लाई कर सकते हैं चेंज के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया, इफ अ पर्सनस मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज द पर्सन शैल मेक एडजस्टमेंट टू आइटम्स ऑफ इनकम डिडक्शन क्रेडिट और एनी अदर आइटम्स अफेक्टेड बाय द चेंज सो दैट नो आइटम इज ओमिटेड एंड नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस। ठीक है, बड़ी इसमें टेक्निकल बात है। वो टेक्निकल बात क्या है कि अगर लास्ट टैक्स ईयर तक आप क्या यूज कर रहे थे, कैश बेस अकाउंटिंग, तो अगर लास्ट टैक्स ईयर तक आप कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे तो आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस जो क्लेम किए थे वो पेमेंट बेस पे किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस साल आप ऑप्ट कर लेते हैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, तो वो एक्सपेंसेस जिनकी लास्ट ईयर पेमेंट नहीं हो सकी थी और वो लास्ट ईयर के हिसाब से क्या थे, अक्रूड थे, तो अगर आप उनको इस साल क्या करते हैं, पे करते हैं, तो लास्ट ईयर के अक्रूड एक्सपेंस भी आप इस साल क्लेम कर लेंगे, इसलिए कि वो लास्ट ईयर एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं हो सके। तो कोई भी एक्सपेंस दो बार क्लेम नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है कि लास्ट ईयर एक एक्सपेंस जो था अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के लिहाज से प्रीपेड था, लेकिन आप उसको पे कर चुके थे और पेमेंट के लिहाज से वो लास्ट ईयर एक्सपेंस बन चुका था, तो अब वो प्रीपेड एक्सपायर होने की बिना पर इस साल दोबारा एक्सपेंस नहीं बन सकता। मतलब कोई भी एक्सपेंस दो बार क्लेम नहीं किया जा सकता, एक बार पेमेंट बेसिस पर और एक बार अक्रूवल बेसिस पर। ये बुनियादी बातें हम पहले भी सीख चुके हैं। उसके बाद तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी अपनी इनकम पर, ताकि कोई भी एक्सपेंस या इनकम दो बार अकाउंट ना हो सके। उसके अलावा जनाब आपके पास जो है वो पॉइंट नंबर डी दिखता है, द एफबीआर हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक मैनर ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ एनी पार्टिकुलर बिजनेस प्रोफेशन और प्रोफेशन। यानी एफबीआर आपको चाहे तो अलाउ कर सकता है, मतलब किसी बिजनेस के लिए एफबीआर आप बोल सकता है कि वो बिजनेस क्या फॉलो करे, कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करे। और हो सकता है किसी बिजनेस के लिए एफबीआर बोल सकता है कि वो क्या फॉलो करें, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करें। मतलब जिसके लिए एफबीआर ऐसा बोल देगा तो फिर वही सिस्टम फॉलो करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिखी भी आ रही है तो इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, income is taxable when it is due, that is what when the right of receivable become established, that is when the person is entitled to receive it even if the time for discharge of entitlement is postponed। यानी कि आपका राइट टू रिसीव तो एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन आपने रिसीव करने के टाइम को मौखर कर दिया, मतलब कि आप वो अमाउंट रिसीव मुस्तकबिल में करेंगे, लेकिन आपका राइट टू रिसीव आज एस्टैब्लिश हो चुका है। तो फिर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे राइट टू रिसीव क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया है, ना कि उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको पैसे कलेक्ट होंगे। उसके बाद और द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। अब वो जो अमाउंट है वो आपको या तो यकमुश्त मिल जाएगा फ्यूचर डेट पर, या फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में मिलेगा, दो में से कोई एक चीज होगी। उसके बाद an expenditure is allowable when it is payable by the person, that is when all events have occurred that determine liability। मतलब
एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें जब उसको पे करने की लायबिलिटी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो वही एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर अकर्ड, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लें जब वो अकर हो जाए। मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है तो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट आप पर क्या हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है। अगर आपने किसी के प्रेमिसेस में क्या कहते हैं वक्त गुजार लिया है तो रेंट आप पर क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है। ये तमाम बातें आप जानते हैं सारे के सारे। उसके बाद द अमाउंट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन विद रीजनेबल एक्यूरेसी, ये बुनियादी बात है। मतलब उस अमाउंट की लायबिलिटी आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, उसको एस्टीमेट ना समझे। मतलब क्योंकि लॉ जो है वो एस्टीमेट्स या प्रोविजंस आमतौर पे अलाउ नहीं करता। उसके बाद फर्दर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, वो क्या है, नोट्स फॉर स्टूडेंट्स, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक, वेस्टेज, डिस्काउंट। यानी कि ये लायबिलिटी के हवाले से बात हो रही है ना। IS 37 आपने पढ़ा है, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज को एस्टीमेट करते हैं। बोलते हैं प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट क्या अनसर्टेन है। तो प्रोविजन जब एक ऐसी लायबिलिटी है इसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टेन है, तो बहुत सारी चीजों का प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक एक तरह का NRV प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर वेस्टेज, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सारे प्रोविजंस बेस पर जो लायबिलिटी क्रिएट होने से एक्सपेंस डेबिट होता है, वो एक्सपेंस लॉ में अलाउ नहीं, हम जानते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी एक स्पेशल केस है, उसको लॉ ने स्पेसिफिकली अलाउ किया है। फिर रिपीट कर दूं, अगर ग्रेजुएटी फंड है और अप्रूव्ड है तो अक्रूवल बेस पे अलाउ है एक्सपेंस, और अगर ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड नहीं है तब भी अक्रूवल बेस पे एक्सपेंस अलाउ है, बट देयर इज इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स। हाँ, अगर अनअप्रूव फंड है और इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स नहीं है तो फिर एक्सपेंस अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं होगा, बल्कि कैश बेस पे अलाउ होगा। और अब ग्रेजुएटी अगर स्कीम है, चाहे वो अप्रूव हो या अनअप्रूव हो, उसमें एक्सपेंस आपको कैश बेस पे अलाउ होगा, अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं होगा। ये मैंने एक चार्ट बनाकर भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। उसके बाद कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, इफ अ लायबिलिटी इज डिटरमाइंड अगेंस्ट प्रोविजन देन इट वुड बी अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस सच एज प्रोविजन फॉर बोनस टू एम्प्लॉइज। ठीक है जी, ठीक है। इफ अ लायबिलिटी इज डिटरमाइंड अगेंस्ट अ प्रोविजन देन इट वुड बी allowed as tax expense such as provision for bonus to employees। यानी कि अगर आप लायबिलिटी रिकग्नाइज करते हैं जिसकी आपकी जेब से क्या होनी है, पेमेंट होनी है, आउटफ्लो होना है, यानी कैसे लायबिलिटी जिसका आपकी जेब से आउटफ्लो होना है, तो ऐसे प्रोविजंस जिसका आपकी जेब से क्या होना है, आउटफ्लो होना है, तो उनको आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे ग्रेचुटी की एग्जांपल आपके सामने, ग्रेचुटी का भी आपकी जेब से क्या होना है, आउटफ्लो होना है। तो ये तमाम बातें हैं। और फिर उसके बाद ये वही प्रिंसिपल है कि जिन जिन हेड्स में जिन जिन हेड्स की टैक्सेशन अक्रूवल बेसिस पे हो रही है, जिन जिन हेड्स की टैक्सेशन अक्रूवल बेसिस पे हो रही है, ये आप जानते हैं, तो उन हेड्स का जो एक्सपेंस अगर अलाउ है तो वो भी एक्सपेंस अक्रूवल बेस पे अलाउ होता है। लेकिन आपके पास एक जर्नल क्या कहते हैं प्रोसीजर है या कॉमन रूल्स हैं। कॉमन रूल में से कॉमन रूल ये है कि कोई भी एक्सपेंस जो आपने क्लेम किया हो अक्रूवल बेसिस पर, तो उसकी पेमेंट करने के लिए लॉ ने आपको टाइम दिया है 3 साल का, और इन 3 साल की गिनती शुरू होगी उस टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद जिस टैक्स ईयर में आपने उसको बतौर एक्सपेंस क्लेम किया था अक्रूवल बेसिस पर। ऐसे ही। और यस और नो बताइए बेटा, ये बात पहले भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सब यस बोल रहे हैं भाई। तो लिखा हुआ क्या है, एन एक्सपेंडिचर allowed as tax expense under accrual basis of accounting is required to be paid within a period of 3 years from the end of the tax year in which it was allowed।
यानी जो एक्सपेंस आपने अक्रूवल बेसिस पे क्लेम किया है उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए 3 साल के अंदर अंदर, और इन 3 सालों की गिनती शुरू होगी उस टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद से जिस टैक्स ईयर में आपने उस एक्सपेंस को अक्रूवल बेस पे क्लेम किया था। मिसाल के तौर पर अगर आपने टैक्स ईयर 2020 में किसी एक्सपेंस को क्लेम किया है अक्रूवल बेसिस पर, तो अब उसको पे करने के लिए लॉ ने आपको कितना वक्त दिया है, 3 साल का। और इस 3 साल में 2020 को हम शामिल नहीं करेंगे। 2020 खत्म होने के बाद टैक्स ईयर 2021, 2022 एंड 2023। तो अगर आपने टैक्स ईयर 2023 तक इस एक्सपेंस को पे नहीं किया तो फिर आपको टैक्स ईयर 2024 में इस एक्सपेंस को ऐड बैक करना होगा। यस और नो? ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने आ गया बेटा। अब उसके बाद आगे अगर हम मजीद बात करते हैं इस हवाले से, तो आगे बात क्या है, लिखा हुआ क्या आ गया, एनी अनपेड लायबिलिटी अगेंस्ट सच एक्सपेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द 4th ईयर। However, if the said amount is paid subsequently, then it shall be allowed as a tax reduction. अब ये जो लाइन है इसको समझने के लिए हम ये बात करते हैं, हम बनाते हैं सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, आपने टैक्स ईयर 2020 में एक एक्सपेंस को क्लेम किया अक्रूवल बेसिस पर, 2021 में अनपेड, 2022 में अनपेड, 2023 में अनपेड, 2024 में भी आपने उसको पे नहीं किया, अनपेड। क्या करना पड़ेगा, अब 2024 में एड बैक कर दें। लेकिन 2025 में आपने इसको पे कर दिया, तो अगर 2024 में आपने ऐड किया है अनपेड होने की वजह से, और अगर आप 2025 में उसको पे कर रहे हैं तो आप 25 में से लेस कर दें उसको। तो अगर सब्सिक्वेंटली आपने उसको पे कर दिया तो आप लेस कर दें, दैट्स ऑल। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, टैक्स ईयर 2020 में आपने एक्सपेंस क्लेम किया अक्रूवल बेसिस पर, 2021 में अनपेड, 22 में अनपेड, 23 में अनपेड, 24 में पे हो गया, तो अब एड बैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 24 में अगर अनपेड होता तो हम एड बैक करते हैं ना उसको। लेकिन 24 में अगर अनपेड नहीं है तो अब एड बैक, तो 24 में अनपेड नहीं है बल्कि पे हो चुका, तो अब एड बैक करने की जरूरत ही नहीं है, नो इफेक्ट। यस और नो? अच्छा जी, उसके बाद सिचुएशन नंबर 3 जो पहले बता दी गई थी कि टैक्स ईयर 2020 में एक्सपेंस क्लेम हुआ अक्रूवल बेसिस पर, 21 में अनपेड, 22 में अनपेड, 23 में अनपेड और 24 में भी अनपेड, तो क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। अब फ्यूचर में कभी भी अगर ये पे हो जाएगा तो फिर आप उसको दोबारा एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, इनको ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा जनाब। अच्छा, लेकिन अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आता है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, अभी हम सोच रहे हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सोचते हैं कि अकाउंटिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ हुआ है। तो जब आप किसी लायबिलिटी को सेटल नहीं करते तो ऑब्वियसली अगर आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव कर दें, लायबिलिटी डेबिट कर दें, तो फिर आप लायबिलिटी को पे किए बगैर उसको अगर आप रिमूव करते हैं, यानी आपकी जेब से अगर आउटफ्लो नहीं होता, तो फिर वो अमाउंट आपके लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। अब सवाल क्या है कि जिस चीज को टैक्स लॉ इनकम बनाने का बोल रहा है, एड बैक करने का बोल रहा है, कि आपने अकाउंट्स में उसको इनकम बनाया कि नहीं बनाया। तो इसका मतलब आपकी तो टैक्स क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम जो निकलेगी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से निकलेगी ना। तो आपको ये सोचना है कि क्या अकाउंटिंग में वो इनकम बन चुका है या नहीं बना। तो इस पे मैं सिनेरियो बना रहा हूँ। देखिए, टैक्स ईयर 2020 में आपने एक्सपेंस क्लेम किया अक्रूवल बेसिस पर, 21 अनपेड, 22 अनपेड, 23 अनपेड और 24 भी अनपेड। अब आपने अकाउंटिंग में अब तक लायबिलिटी रिमूव करके इसको इनकम माना नहीं है, लेकिन क्या करेंगे आप, टैक्स ईयर 2024 की टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते वक्त आप इसको इनकम मान लेंगे, ऐड कर लिया। अकाउंटिंग में आपने इसको राइट बैक कब किया, 2025 में, यानी अकाउंटिंग में ये एंट्री आपने कब बनाई, लायबिलिटी डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। तो क्योंकि आप टैक्स ईयर 2024 में इसको ऑलरेडी इनकम मान चुके हो और अकाउंटिंग में आप इसका ट्रीटमेंट लेट कर रहे हो, तो जिस चीज को आप पहले ही टैक्स के हिसाब से इनकम मान चुके हो 2024 में,
और वो अब आपके लिए बन रहा है 2025 में अकाउंटिंग में इनकम, तो क्या करेंगे अब आप उसको टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते हुए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये लेस करना इसलिए नहीं है, ये लेस करना इसलिए नहीं है कि आपने इसको पे कर दिया, बल्कि लेस करना इसलिए कि आपने अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट लेट किया है। ये बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सिनेरियो नंबर 2, एक एक्सपेंस अकाउंटिंग में क्लेम हुआ अक्रूवल बेस पर 2020 में 21 अनपेड, 22 अनपेड, 23 अनपेड और 24 भी अनपेड। तो 24 में आपने लायबिलिटी को राइट बैक करके, लायबिलिटी को डेबिट करके इनकम क्रेडिट कर दी। तो अगर एक एक्सपेंस डिसअलाउ होने की बिना पर आपकी इनकम का पार्ट बनना चाहिए था 2024 में, और वो पहले ही अकाउंटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम बढ़ा हुआ है, अदर इनकम बना हुआ है, तो अब आपको अलग से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए उसको अलग से इनकम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना है कि अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या हुआ है और टैक्स के लिहाज से ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये बुनियादी बातें हैं जो मिस्टेक्स इसमें हो जाती है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। लिखा हुआ क्या है, दिस इज यूजुअली टर्म्ड एज ट्रेडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years. However, this provision is not applicable in the following cases. ठीक है जी, यानी कि आप जो यानी कुछ लायबिलिटीज अगर आप राइट बैक करते हैं तो उनके लिए, या कुछ लायबिलिटीज अगर अनपेड होती हैं तो उनके लिए इफेक्ट लेना जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। देखें, अगर लायबिलिटी की डेबिट साइड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होकर लायबिलिटी क्रिएट हुई, जब तो आपने उस एक्सपेंस को अक्रूवल बेस पे क्लेम किया है। यस और नो? यस और नो? लेकिन ये बताइए, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 50 लाख का, 5 million का, तो एंट्री क्या बनी, बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। यस और नो? उस लोन पे इंटरेस्ट है 10%, तो 1 साल का इंटरेस्ट अक्रूड हो गया 5 लाख रुपए। आपने एंट्री बनाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो दोनों केसेस में मैंने पेमेंट तो बैंक को करनी है, लेकिन जब मैंने बैंक डेबिट करके लोन क्रेडिट किया है तो उस केस में डेबिट साइड इज नॉट एक्सपेंस, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट किया तो डेबिट साइड क्या एक्सपेंस है। तो बताइए, क्या तमाम लायबिलिटीज जब क्रिएट होती हैं तो डेबिट साइड एक्सपेंस होती है? नो। तो इसका मतलब जब डेबिट साइड एक्सपेंस होगी तभी ये रूल अप्लाई होगा ना, कि आपने किसी एक्सपेंस को क्लेम किया अक्रूवल बेसिस पे, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट करके। तो अब सवाल क्या है, अगर आप लोन का प्रिंसिपल 3 साल तक पे ना करें तो क्या आपको अपनी टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते हुए कुछ ऐड करना होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि लोन की डेबिट साइड में कोई एक्सपेंस रिकग्नाइज हुआ ही नहीं। जब कोई एक्सपेंस क्लेम हुआ ही नहीं तो उसको अब एड बैक करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोन पर बनने वाला क्या है, इंटरेस्ट है। अगर उस इंटरेस्ट को आपने क्लेम कर लिया किस पर, अक्रूवल बेसिस पर, और आपने एंट्री बनाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, तो अब अगर इंटरेस्ट जो है वो 3 साल तक क्या रहे, अनपेड रहे, तो क्या आपको उसको एड बैक करके अपनी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाना है? यस, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि उस लायबिलिटी की डेबिट साइड क्या थी, एक्सपेंस थी। तो लिखा हुआ क्या जनाब, दिस इज यूजुअली टर्म्ड एज ट्रेडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years. अच्छा, एक और चीज, जब हम आमतौर पे गुड्स परचेज करते हैं किससे, सप्लायर से, हम एंट्री बनाते हैं परचेजेस डेबिट, और वो परचेजेस जो है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल का क्या बनती है, पार्ट बनती है। चाहे हम इन्वेंट्री डेबिट करें चाहे हम परचेजेस डेबिट करें, हम जानते हैं कि वो इन्वेंट्री भले वक्ती तौर पे एसेट बन गया, लेकिन ऑब्वियसली वो उसका इफेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जा चुका है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से, या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं किसी सप्लायर से, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी डेबिट साइड हमारे लिए एक्सपेंस बनती है। ये चीज हमें समझनी है और इस चीज को समझने की जरूरत है। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर सप्लायर अनपेड होगा तो आपका जो परचेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल का इम्पैक्ट है वो रिवर्स होकर क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट परचेजेस पे अप्लाई होगा,
और ये कॉन्सेप्ट उन तमाम एक्सपेंस पे अप्लाई होगा जिनको आपने अक्रूवल बेस पे क्या कर लिया, एक्सपेंस क्लेम कर लिया। तो ये पॉइंट लिखा हुआ आ गया कि ये रूल उन लायबिलिटीज पे अप्लाई नहीं होगा। इसको दोबारा ऊपर से पढ़ लो। दिस इज यूजुअली टर्म्ड एज अ ट्रेडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years. However, the provision is not applicable in the following cases: where the debit side of a liability is not tax expense, example loan payable or advance from customers. Advance from customer की एंट्री क्या है? कैश या बैंक डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। उसके बाद where the expense was against income taxable under FTR and the expense was not allowable as tax expense, example export. अब इसमें बड़ी सिंपल सी लॉजिक है ना कि एक्सपेंस का रिवर्स होना जब भी मुमकिन है जब एक्सपेंस आपको अक्रूवल बेस पे अलाउ। अगर एक एक्सपेंस आपको अलाउ ही नहीं किया गया तो बाद में पेमेंट ना करने की बेस पर उसको एड बैक करने का भी आपको बोला नहीं जा सकता। एक्सपेंस अलाउ किया होगा तो फिर उसके एड बैक करने की बात होगी ना। तो कोई भी ऐसी इनकम जिसके अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना अलाउ ही नहीं था तो जाहिर सी बात है फिर उसके अनपेड होने की बिना पर उसको एड बैक करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। जैसे हमारे पास इंडिविजुअल और एओपी के लिए जो रेंट है तो वो रेंट इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर इनकम फॉर्म प्रॉपर्टी के कोई एक्सपेंसेस जो है वो अनपेड है जो कि इंडिविजुअल और एओपी क्लेम नहीं कर पा रहे तो अनपेड होने की बिना पर हमें उनको एड बैक करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह एफटीआर वाली जितनी भी इनकम है जिनके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है वो एक्सपेंस उस इनकम से मैच हुआ ही नहीं है, उस एक्सपेंस ने उस इनकम को रिड्यूस किया ही नहीं है तो अब उसको अनपेड होने की बिना पर एड बैक होने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद where expense was against income taxable under FTR and the expense was not allowable as tax expense, for example export. एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल क्यों लिखा गया है? अब जाहिर सी बात है कुछ चीजें आपकी स्कोप से बाहर है लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड कर दूं। होता यह है कि जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट वैल्यू पर आप एडवांस इनकम टैक्स पे कर देते हो एक्सपोर्ट स्टेज पर और फिर जो एक्सपोर्ट करके जो गुड्स बेची गई हैं उनके प्रॉफिट्स पर वो आपका फुल एंड फाइनल टैक्स बन जाता है। तो आमतौर पर जो प्रैक्टिकल सिनेरियो आता है सीए फाइनल में किसका? इनकम फ्रॉम बिजनेस का। तो कंपनी की सेल में एक्सपोर्ट सेल भी शामिल होती है। तो जाहिर सी बात अगर एक्सपोर्ट सेल पर कंपनी एफटीआर टैक्स पे करके आ चुकी है तो फिर अपने रेवेन्यूज में से आपने ऐसे रेवेन्यूज अलग कर देने जिस पे टैक्स फुल एंड फाइनल ऑलरेडी पे हो चुका है। तो फिर इसका मतलब क्या है? हमें सिर्फ वही प्रॉफिट्स लेने हैं जो कहाँ फॉल करते हैं? एनटीआर में। अगर आपके नेट प्रॉफिट में ऐसे प्रॉफिट शामिल जो कि कहाँ फॉल करते हैं? एफटीआर में। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में से भी आप एफटीआर वाले प्रॉफिट्स अलग कर लें क्योंकि उन पे जो भी टैक्स पे हुआ है वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो कमर्शियल इंपोर्ट वाले केस में एडवांस टैक्स पे हो जाता है, एक्सपोर्ट वाले केस में एडवांस टैक्स पे हो जाता है। ये सारे सिनेरियोज हैं जो अभी फिल वक्त तो आपके कोर्स में नहीं लेकिन सीए फाइनल्स में आपको लाजमी देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? वेयर द एक्सपेंस फॉर डिसअलाउड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट आफ्टर कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर आपकी फाइल खुल जाती है टैक्स डिपार्टमेंट में और फाइल खुलने के बिना पर कोई एक्सपेंस फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाता है कि भाई इसमें पर्सनल एलिमेंट मौजूद है तो बाद में फिर आपको ये नहीं बोला जा सकता कि अनपेड है, इसको अनपेड होने की बेस पे क्या करो? एड बैक करो। तो एक एक्सपेंस लॉ ने आपको अगर अलाउ ही नहीं किया तो फिर किस मुंह से वो आपको कह सकता है कि इसको आप अनपेड होने की बेस पे क्या करो? एड बैक करो। मतलब बुनियादी उसूल यही बना हर तरफ कि किसी भी एक्सपेंस के रिवर्स होने के लिए पहले उसका क्लेम होना क्या है? जरूरी। अब यहाँ पर आपको दी जा रही है इलस्ट्रेशन, इसको अच्छी तरह आप समझेंगे। देखें, आपने टैक्स ईयर 2013 में गुड्स परचेज की एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। तो ये एंट्री बनते ही ये परचेजेस आपके लिए एक्सपेंस बन गया, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गया। जैसा ये अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस है वैसा ही ये टैक्स के लिए एक्सपेंस है। लेकिन हाँ, हम जानते हैं, फर्ज करें इसका ज्यादा में ज्यादा 20% डिसअलाउ हो सकता है। किस बेस पर? क्या आपने इस पर टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। तो एग्जामिनर चाहे तो सिनेरियोस को मिक्स कर सकता है। उसके बाद
अगर ये परचेजेस के अगेंस्ट जो आपने क्या की है, लायबिलिटी क्रिएट की है, परचेज को एक्सपेंस मानते हुए, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट मानते हुए, ये लायबिलिटी अनपेड रहे 14 में, 15 में और 16 में, तो फिर इस लायबिलिटी को आपने ऐड बैक कर देना है 17। लेकिन 17 में ऐड बैक करने से पहले आपने एक सवाल करना है अपने आप से कि क्या मैं इस लायबिलिटी को रिवर्स करके अकाउंटिंग में इनकम बना चुका हूँ। अगर बना चुका हूँ तो फिर ऑटोमेटिक वो टैक्स के लिए भी इनकम बन गया, अलग से कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2017 में अकाउंटिंग में अब तक कोई इनकम नहीं बनाई, तो फिर टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते हुए क्या करेंगे, आप उसको इनकम बना देंगे। फिर फर्ज कर लीजिए कि अगर आपने टैक्स ईयर 2018 में क्या कर दी, उसकी पेमेंट कर दी, तो जिस चीज को आपने ऐड बैक किया था पेमेंट ना करने की वजह से, तो जिस वजह से ऐड बैक किया था वो वजह क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब अगर आप क्या करते हैं, 2018 में इसकी पेमेंट कर देते हैं, तो 2018 की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए क्या करेंगे, आप इस अमाउंट को बतौर एक्सपेंस दोबारा से क्लेम कर लेंगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो। नाउ अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ अ टैक्स पेयर डिसाइड्स टू write back the liability instead of making payment, यानी कि अगर टैक्स पेयर 2018 में पेमेंट ना करे बल्कि अकाउंटिंग में उसको राइट बैक करके इनकम मान ले, तो जाहिर सी बात है 17 में तो ऑलरेडी वो इनकम मान चुका है, तो एक इनकम कभी भी दो बार इनकम नहीं बन सकती। तो अगर टाइमिंग का डिफरेंस है, टैक्स के लिहाज से 17 में इनकम मान लिया है और अकाउंटिंग में राइट बैक कब कर रहा है, 18 में, तो फिर जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी 17 में जब इनकम बना चुका है, तो 18 में क्या कर देगा, उसको लेस कर देगा। ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है। If a taxpayer decides to write back the liability instead of making payment, the amount shall be included in accounting profit as other income. Liability no longer payable written back. In this case, the said amount as already taxed in 2017 shall not become taxable again in 2018. तो जो आपने पेएबल डेबिट करके अदर इनकम क्रेडिट किया है अकाउंटिंग में, इसको आप टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते वक्त क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ये बुनियादी बातें सारी आपसे डिस्कस यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करनी है और वो कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग आपकी जानी पहचानी है, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, बी क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस है और जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, और सी क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो लिखा हुआ क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल शैल बी कंप्यूटेड एज ए प्लस बी माइनस सी, वेयर ए इज द ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, बी इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड सी इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक शैल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये तो आप जानते हैं पहले। फेयर वैल्यू in case a person has started business in the year and acquired stock before the commencement of business, अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि इन्वेंट्री आपने पहले खरीद ली थी बिजनेस शुरू करने से पहले और फिर उस इन्वेंट्री को आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो फिर जैसे आप एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो आप उस इन्वेंट्री को डेबिट करें बिजनेस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो फिर वो एक तरह से बिजनेस के लिए ओपनिंग स्टॉक की तरह ट्रीट की, मतलब एक इन्वेंट्री वो है जो आपने इन्वेस्ट की, फिर फर्दर इन्वेंट्री आपने बिजनेस के रिसोर्सेज से परचेज की, तो फिर इस केस में जो इन्वेंट्री बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है वो ओपनिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट होगी, लेकिन बस फर्क ये होगा कि वो रिकॉग्नाइज हुई होगी किस पर, अपनी फेयर मार्केट वैल्यू। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो लॉ भी इस बात को मान रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करें या तो कॉस्ट पर या नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर, विच एवर इज लोअर। हम जानते हैं इस बात को, प्रीवियसली लॉ इसको अलाउ नहीं करता था एनआरवी को, लेकिन अब लॉ अलाउ कर रहा है। तो इन्वेंट्री वैल्यू की जा रही है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। उसके बाद अब सवाल ये है कि क्या
जो कॉस्ट ऑफ सेल है या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन है, उसके लिए हम वो फीफो या एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल ये भी IS2 ही फॉलो कर रहा है, और उसमें है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का शोरूम है, तो गाड़ी का शोरूम जो है उसके पास एक मेरान गाड़ी खड़ी हुई है, एक करोड़ा खड़ी हुई है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि मेरान और करोड़ा की कॉस्ट को सम कर दे या उसका एवरेज निकाल ले। ऑब्वियसली यहाँ पर तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है कि उसने करोड़ा बेची है या मेरान बेची है। तो जो चीज बेची है उसकी कॉस्ट उसको एलोकेट करे, उसी को कॉस्ट ऑफ सेल माने, ये बुनियादी बात है। लेकिन जहां पर बल्क एक जैसी इन्वेंट्री या सिमिलर इन्वेंट्री होती है बल्क में, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फीफो या एफको का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर सकें तो सबसे पहली तरजीह क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, कि उस चीज को, उस चीज की ही ओरिजिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एलोकेट होनी चाहिए। लेकिन जहां पर बड़ी फ्रीक्वेंटली स्टॉक आता है और जाता है और एक ही आइटम बल्क में आ रहा होता है, तो फिर उनके लिए हम क्या करते हैं, फीफो और एफको का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ने दोनों चीजों की परमिशन दी है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक शैल बी डिटरमाइंड ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड where particular stock items are not readily identifiable, then the cost shall be determined using FIFO or average cost method। अगर आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अप्लाई ना कर सकें तो फिर आपको परमिशन है कि आप FIFO इस्तेमाल करें या एफ को इस्तेमाल करें। अब अगर एक कंपनी एक ही जैसा रॉ मटेरियल बार बार परचेज कर रही है और उसके गोडाउन में रॉ मटेरियल बार बार आ रहा है, एक ही मटेरियल बार बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो FIFO या एफ को ही अप्लाई कर पाएंगे। उनके लिए मुश्किल होगा कि वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद it means that if particular stock item are readily identifiable, then no method is acceptable other than specific identification method। ये बात बड़ी क्लियर लिखी हुई है। यानी पहली तरजीह आपने देनी है स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल मेथड को। उसके बाद any method once chosen may be changed with the approval of commissioner and subject to any condition as may be imposed by the commissioner। If a person following accrual accounting system is required to value stock on absorption cost method, that is considering cost of direct material, direct labor and factory overheads including fixed cost related to cost of sale। अच्छा देखें, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में दो सिस्टम है, एक कहलाती है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक कहलाती है एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो प्राइम कॉस्टिंग है, यानी वो कहता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उनका सम करें, वही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में जानी चाहिए। मतलब जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट जो फिक्स एलिमेंट है प्रोडक्शन का, वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनना चाहिए। यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो आप चार्ज करें कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस में, और उसको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऐड ना करें। तो हम क्या करते हैं, हम जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें हम प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद भी और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यस और नो बताइए। तो हम ऑब्वियसली अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखी हो तो हमने जो सिस्टम फॉलो किया है वो कौन सा सीखा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हुए, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हुए कॉस्ट ऑफ सेल में ही क्या करते हैं, शामिल करते हैं, उनको ग्रॉस प्रॉफिट पे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो नहीं करेंगे बल्कि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, तो फिर ये एक्सपेंसेस जो होंगे ये फिर कॉस्ट ऑफ सेल पे, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनकर ग्रॉस प्रॉफिट पे चार्ज नहीं होंगे, फिर ये प्रॉफिट लॉस में चार्ज होंगे, और ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनका इम्पैक्ट किस पर आएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये बुनियादी बात आपके सामने रख दी मैंने, ठीक है जी। अब लिखा हुआ क्या आगे जनाब, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो accrual accounting system, therefore it has to value stock on absorption costing method। कंपनीज अपनी जो अकाउंटिंग करती हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे करती हैं, यानी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करती हैं, और जो बंदा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करेगा वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो करेगा। अच्छा, ये तमाम बातें आपके सामने आ जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद अ पर्सन फॉलोइंग कैश अकाउंटिंग सिस्टम में फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट सिस्टम और प्राइम कॉस्ट मेथड, यानी कि
एक शख्स जो अक्रूवल बेस फॉलो कर रहा है वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो करेगा, लेकिन जो कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है उसके पास ऑप्शन है कि चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करे या प्राइम कॉस्ट मेथड यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो करे। यानी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड्स ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बनेंगे, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होंगे। यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से परफॉर्म होगा, उसमें इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी तमाम बातें यहाँ पर आगे कवर हो जाती हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी हमारे पास आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी, इनको एसएमईज भी कहा जाता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनके लिए बड़ा काम हो रहा है, हुकूमत भी काम कर रही है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इनके अलग से बना दिए गए हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स कम कर दी गई, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। खैर बहरहाल, तो गवर्नमेंट चाहती है कॉर्पोरेट कल्चर प्रमोट हो, और जो पार्टनरशिप और इंडिविजुअल में बड़े बिजनेस हैं जो कंपनी के लिहाज से छोटे बिजनेस, मतलब जब मैं पार्टनरशिप और कहते हैं इंडिविजुअल में बड़े बड़े बिजनेस देखता हूँ कि अकेला बंदा इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, लेकिन जब मैं उसको किसी कंपनी से कंपेयर करूंगा तो मुझे वही बिजनेस कंपनी के मुकाबले में क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल स्केल जो बिजनेस चल रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल के लिहाज से वो बड़े बिजनेस हैं, वो चाहे तो अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लें किसमें, कंपनी। तो अगर वो अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को अगर मीट कर जाते हैं तो उससे फायदा ये होगा इनके ऊपर, कंपनी के ऊपर लगने वाला टैक्स जो होगा वो कम रेट से क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट small and medium enterprises SMEs and to encourage corporatization of business, concept of a small company has been introduced and defined to mean a company registered under the Company Act on or after 1st July 2005। हर वो कंपनी जो वजूद में आई है 1 जुलाई 2005 या उसके बाद। यानी इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंपनी जो 1 जुलाई 2005 से पहले वजूद में आई है, रजिस्टर्ड हुई है, और भले वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को पूरा भी कर दे, तब भी हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। यानी ये स्मॉल कंपनी वाला पैकेज सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए है जो 1 जुलाई 2005 या उसके बाद वजूद में आई हैं। ये पैकेज उन कंपनीज के लिए नहीं है जो इस डेट से भले वो कंपनी की, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की सारी रिक्वायरमेंट क्या कर दें, पूरी कर दें। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है जनाब, हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। यानी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स या प्रीमियम सब मिलाकर जो इक्विटी का आपका अमाउंट होगा ना, वो 50 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। has employees not exceeding 250 at any time during the year। टोटल एम्प्लॉयज की जो तादाद है वो 250 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या, साल के किसी भी हिस्से में। मतलब ऐसा नहीं हो कि जब टाइम आया दिखाने का साल के एंड पर तो आपने एम्प्लॉयज कुछ निकाल दी और 250 फॉल करवा दी, नहीं। अगर साल के किसी भी हिस्से में एम्प्लॉयज की तादाद जो है वो 250 से एक्सीड कर जाएगी तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे। यानी इस डेफिनेशन में फॉल करने वाला स्मॉल कंपनी, इसमें फॉल ना करने वाला, इससे बाहर है वो कंपनी। तो कंपनी एंड स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। और जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो 250 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। and is not formed by splitting up or the reconstitution of company already in existence। आपके पास एम्प्लॉयज थे 500, आपके पास शेयर कैपिटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व थे 100 मिलियन के, आपके पास टर्नओवर था 500 मिलियन का। ठीक है, आपने बोला एक काम करते हैं, एक कंपनी की दो बना देते हैं। तो क्या हुआ, वो जो 100 मिलियन का आपके पास इक्विटी रिजर्व था वो क्या हो गया, 50-50 में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा भाई 500 एम्प्लॉयज हैं, 250 इस कंपनी में, 250 उस कंपनी में। आपने कहा टर्नओवर जो था 500 मिलियन का था, 250 का इधर आ गया, 250 का उधर आ गया। तो आपने एक बड़ी कंपनी को दो स्मॉल कंपनी बना दिया,
ताकि आप इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएं। तो फिर आखिरी पॉइंट बोलता है माजरत, ऐसा करने से आप इसमें फॉल नहीं कर सकते। कि अगर एक कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है उसको आप ब्रेक करके दो छोटी कंपनी बनाते हैं ताकि आप इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएं, तो फिर इसके लिए क्या है, पहले से एडवांस माजरत कबूल फरमाइए। ठीक है जी। is not formed by splitting up or the reconstitution of a company already in existence। जैसे हम जानते हैं कि वापडा एक बड़ी कंपनी थी और उस वापडा कंपनी को तोड़कर हर शहर में एक छोटी कंपनी बना दी गई है, हैस्को, लेस्को, जैनको, ठीक है जी, फेस्को, आइसको। तो हर शहर के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई है। तो अगर वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कंपनी को ब्रेक करके बनाएगी ये तोड़कर, तो इसका मतलब क्या है, फिर ये छोटी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में पूरी करने के बावजूद भी इनको हम स्मॉल कंपनी मान नहीं रहे होंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। अच्छा जी, उसके बाद इनकम टैक्स रेट क्या है स्मॉल कंपनी का, टैक्स ईयर 2020 के लिए 23%, और कंपनी का कितना था विदाउट बेटा, 29%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6% का क्या है फर्क है। तो अगर कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर देगी तो वो 6% टैक्स सेव कर लेगी, किसके मुकाबले में, कंपनी के मुकाबले। कंपनी और स्मॉल कंपनी, कोई बड़ी कंपनी नहीं, कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। ठीक है। तो ये सारी बातें बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई हैं, कोई सवाल तो नहीं है इसके मुताल्लिक। कोई सवाल तो नहीं है इसके मुताल्लिक। चलें, तो ये भी काफी हमने अच्छा खासा एरिया कवर कर लिया इसके अंदर। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक एरिया आपके पास, उसका नाम है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप ये चूज करें कि आपने बतौर इंडिविजुअल ऑपरेट करना है। तो अगर आप बतौर इंडिविजुअल ऑपरेट करते हैं तो जब आप अपने बिजनेस का टैक्स पे करेंगे वो बिजनेस पे नहीं करेगा, बल्कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इंडिविजुअल की हैसियत से वो टैक्स पे करते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब आप बिजनेस को ऑपरेट करेंगे बतौर एओपी, तो वो जो टैक्स होगा वो एओपी पे करेगी, और जो एओपी का शेयर आपके हिस्से में आएगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा ओनली फॉर रेट पर्पस, जिससे हो सकता है आपकी बाकी इनकम की टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इसका मतलब क्या है। और थर्ड केस में आपको ये सोचना है, अगर आप ऑपरेट करते हैं बतौर कंपनी तो आप बतौर शेयर होल्डर एक अलग पर्सन है, और आप बतौर कंपनी एक अलग पर्सन है, एओपी। ठीक है, आप बतौर कंपनी एक अलग पर्सन। ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की हैसियत से आपने टैक्स पे कर दिया, वो जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा आपका या तो 29% या फिर 23%। वो पे करने के बाद ऑब्वियसली अगर आप छोटे पैमाने का काम करें, मान लें भाई आप स्मॉल कंपनी अज्यूम करें, तो आप 23% टैक्स पे करके आ रहे हैं। लेकिन जब वही प्रॉफिट्स आप अपनी कंपनी से रिसीव करेंगे तो उस पर कंपनी टैक्स विदहोल्ड करेगी, और जाहिर सी बात है वो डिविडेंड आपकी इनकम कहलाएगा। मतलब उन्हीं प्रॉफिट्स में से जो कंपनी ने कमाया है उस पर कंपनी टैक्स पे कर चुकी है, और जब उन्हीं प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी, तो वो प्रॉफिट्स जिनमें से डिविडेंड पे हो रहा है तो ऑलरेडी टैक्स हो चुके हैं। लेकिन चूंकि उनको रिसीव कौन कर रहा है, शेयर होल्डर, तो बतौर शेयर होल्डर वो अलग से इनकम माने जाएंगे और उन पर अलग से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक ही इनकम क्या हो जाएगी, दो बार इस तरीके से टैक्स होगी क्योंकि पर्सन अलग अलग है। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप जब बतौर कंपनी बिजनेस करेंगे तो ना सिर्फ आप कंपनी के टैक्स के बारे में सोचेंगे बल्कि बतौर शेयर होल्डर जो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा उसकी भी टैक्सेशन के बारे में आप सोचेंगे। तो आप बोलेंगे ओवरऑल इम्पैक्ट कितना है। इस चीज को नाम दिया गया टैक्स प्लानिंग का। तो टैक्स प्लानिंग में आपको बतौर कौन सी एंटिटी के तौर पे ऑपरेट करना चाहिए, इसकी असेसमेंट आपको करनी होती है। बात तो आसान जवाब बड़ा सिंपल है, जिस जिस केस में टैक्स सबसे कम बने। अगर बतौर इंडिविजुअल टैक्स कम बन रहा है तो आप इंडिविजुअल कैसे से ऑपरेट कर लें, बतौर एओपी टैक्स कम बन रहा है तो बतौर एओपी ऑपरेट कर लें, और बतौर
कंपनी टैक्स कम बन रहा है तो बतौर कंपनी ऑपरेट कर, जिस तरह आपका दिल करे वैसा ऑपरेट कर ले। तो ये टैक्स प्लानिंग वाला पूरा एरिया आपने पढ़ना है ना भाई। चलिए, कुछ सिचुएशन है फिर इसको हम कल डिस्कस करते हैं आपसे, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।